Assalamu alaikum ji. Today we are going to start our second lecture on IFS 2 ICAP textbook chapter number 12. Chapter number 12. MF अकाउंटिंग मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव सेशन तो आप इस व्हाट्सएप पे हमें जो है भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहाँ पे ये हम लोग ये इसका जो लिंक है वो शेयर करते हैं। इसके जो हैं तकरीबन 26 के करीब लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप इसको ज़रा काइंडली अपने दोस्तों में शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसको सब्सक्राइब करें और जो लेक्चर्स हमने रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं उससे वो फ़ायदा ले सकें। ये प्लान हमारा इंशाल्लाह है कि हम सारे जितने भी हमारे बुक में चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर जो है वो हम उसकी क्लास करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसकी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। चलिए तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इक्विटी बेस्ड सेटल्स जो था वो हमने कर लिया था। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन से। आप लोगों के क्वेश्चन अगर हों तो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो ग्रुप के अंदर है व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर बेहतर तो होगा कि हम लोग जो है वो लाइव क्लास जो है ज्वाइन करें और हमारे साथ लेक्चर अटेंड करें, साथ साथ क्वेश्चंस करें तो ज़रा काम अट्रैक्टिव हो जाएगा। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या कहता है। कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस इज वेयर एन एंटिटी incurs a liability for goods and services and settlement amount is based on price or value of the entity shares or other equity instrument। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा उसके स्टार्ट में सारा डिस्कस किया था कि कैश सेटल्ड में क्या होता है कि आपने पेमेंट करनी है, हमने गुड्स एंड सर्विसेज आपने ली हैं तो उसकी हमने पेमेंट करनी है। आप उसकी पेमेंट जो है कैश में नहीं करते बल्कि आप कहते हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दे देंगे। तो जो सप्लायर होता है वो आगे से कहता है सर देखें आप हमें शेयर कंपनी के शेयर मुझे ना दें, मैं गरीब सा बंदा हूँ, कहाँ जाके उसको सेल करता रहूँगा। आप ऐसे कीजिएगा कि आपके शेयर्स की जो वैल्यू होगी ड्यू डेट पे उस वैल्यू के हिसाब से मुझे कैश दे दीजिएगा। अब क्योंकि उसको अपने कैश पे पेमेंट करनी है तो इस वजह से जो है इसको हम जो है वो लाइबिलिटी को चार्ज करेंगे, हम इसको इक्विटी को चार्ज नहीं करेंगे। द बेसिक रूल आर द लाइबिलिटी इंकर्ड इज measured at its fair value at each reporting date। अब क्या होगा कि हर रिपोर्टिंग डेट पे जरा इसको थोड़ा सा मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए जी क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ईयर 1 है, ये आपका ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में जो है आपने पेमेंट करनी है। अब क्या हुआ स्टैंडर्ड ने क्या कहा, आपने कहा कि आपने एक मटेरियल परचेज किया, आपने कहा आपने 1 लाख की गुड्स परचेज कर ली। ठीक है जी, आपने गुड्स परचेज की 1 लाख की, आपको 1 लाख पे करना है आफ्टर 5 ईयर्स। आपकी सेटलमेंट क्या हुई, आपने कहा देखें जी आज की डेट पे जो है जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है मेरे शेयर्स की, मार्केट प्राइस जो है वो आप कह लें कि 100 रुपये का शेयर है। तो इसका हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, हमने कहा जनाब 1000 शेयर बनते हैं, हम आपको 1000 शेयर देंगे। कब देंगे, आज से 5 साल बाद देंगे। उसने कहा सर ऐसे कीजिएगा, आप ऐसे कीजिएगा, अब इस डेट पे आपने मुझे 1000 शेयर देना है। आप मार्केट में जाइएगा, अब मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो देखिएगा क्या है, जितनी मार्केट वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके मुझे उतने आप जो है वो कैश दे दीजिएगा, क्योंकि कैश शेयर बेस्ड पेमेंट है। हमने कहा ठीक है। आज हमने लाइब्रेरी बुक की, जहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, आज हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम कहेंगे जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी क्रेडिट 1 लाख, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है आज, 100 रुपये का शेयर है, 1000 शेयर देना है, देना कैश में है। हमने कहा ये कैश उसको 1 लाख देना है। अब क्या हुआ,
सेकेंड ईयर आया, हमने कहा मार्केट में जाकर देखा तो मार्केट वैल्यू तो जनाब 110 रुपये हो चुकी है। हमने कहा अगर सेकेंड ईयर के एंड पे हमने कहा यार इसको जो पेमेंट करनी है वो हमने करनी है आफ्टर 5 ईयर, तो वो तो हमने इसको एक शेयर 110 रुपये का पे देना है। हमने बुक 100 रुपये का किया हुआ है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हम 10 रुपये से मजीद जो है वो P&L को डेबिट करेंगे और टू लाइब्रेरी को क्रेडिट करेंगे 10 × 1000 शेयर। तो हम इसको 10,000 से जो है मजीद एक घंटी पास करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 2। अब हम तीसरे साल के एंड में पहुंचेंगे, यहाँ जाकर देखेंगे मार्केट वैल्यू क्या है। यहाँ पता लगा मार्केट वैल्यू जो है वो 105 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लाइब्रेरी बुक की हुई है 110 के हिसाब से बुक की हुई है, तो यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे हम लाइब्रेरी को मजीद डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट कर देंगे P&L अकाउंट को। इतने से 1000 शेयर इंटू 5 इज इक्वल टू 5000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हम ईयर 4 पे देखेंगे और फाइनली हम जाकर ईयर 5 पे देखेंगे कि हमारी लाइब्रेरी क्या है। तो यहाँ पे हम देखा कि हमने हमने जो अभी लाइब्रेरी जो है वो हर साल जो है एडजस्ट करनी है, ज्यादा करनी है या कम करनी है, और उसका इफेक्ट इसमें डालना है हमने, उसका इफेक्ट जो है हमने P&L पे डालना है। अब यहाँ देखें वर्डिंग इसकी, कहता है द लाइब्रेरी इंकर्ड इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। तो हर साल की रिपोर्टिंग डेट क्या 31 दिसंबर है, आपने इसको लाइब्रेरी को जो है वो मेजर करना है until it is settled there is no locking fair value at grant date। तो वो ग्रांट डेट की जो वैल्यू थी जो हमने लॉक की हुई थी इक्विटी सेटल में, कि हम इक्विटी सेटल में हम ग्रांट डेट की वैल्यू लेते थे, उसके बाद दूसरी वैल्यू को सारे को इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको हर डेट पे जो है उसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एनी चेंज द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी विद चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो चेंज आएगा वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। शेयर एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ये क्या स्कीम होती है? ये स्कीम होती है जनाब, प्रोसेस को देख लेते हैं क्या होती है। शेयर शेयर एप्रिसिएशन राइट क्या होता है देख रही, मैंने कहा अब मैंने शेयर्स रोका, मैंने कहा एम्प्लाई को कहा एम्प्लाई आज मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू मेरे शेयर की 100 रुपये है। मैंने कहा अगर एक साल के बाद ईयर 1 के एंड पे मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ईयर 1 के एंड पे मैं देखूंगा कि अगर जो मेरी जो मार्केट वैल्यू है मेरे शेयर की वो 150 रुपये हो गई, तो ये जो 50 रुपये का इंक्रीज हो रहा है वो मैं इंक्रीज जो है आपको एज ए बोनस दूंगा। इसको तो शेयर एप्रिसिएशन है कि शेयर में एप्रिसिएशन हो रही है। कितनी एप्रिसिएशन हो रही है? 50 रुपए की एप्रिसिएशन हो रही है शेयर्स में। मेरी मार्केट वैल्यू जो 100 थी, जो फेयर वैल्यू 100 थी, वो 150 हो जाएगी। अगर 150 हो जाएगी तो जितनी बढ़ेगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है जी। तो कितने, मैंने कहा जी मेरे पास 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैंने कहा हर एम्प्लॉय को मैं 100 शेयर दूंगा, और किस प्राइस पे दूंगा? 50 रुपए पे दूंगा। जो प्राइस बढ़ेगी उस प्राइस पे दूंगा। इसको कहते हैं शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। तो वो जो शेयर की अमाउंट बढ़ेगी उसको मैं जितने आपको मेरे शेयर्स में लगा, मैं 100 आपको मैं 100 शेयर दूंगा, तो 100 शेयर के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से मैं 1,000 एम्प्लॉय को ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्लियर जी? एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी फेयर वैल्यू, एक आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप लाइब्रेरी बुक करेंगे तो लाइब्रेरी जो है वो फेयर वैल्यू पे बुक होगी, और जब पेमेंट होगी उसकी, पेमेंट उसकी जो होगी वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी। तो अगर आपको शेयर, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस की जो हमने उससे लेनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे जो है पेमेंट होगी, और जो लाइब्रेरी बुक होगी वो फेयर वैल्यू पे होगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर ये चीज आपने सही कर दी तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी हुई तो आप निकाल सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है, आप फेयर से माइनस कर दें, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी।
अब इसको हम जरा थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है, एन एंटिटी माइट ग्रांट शेयर एप्रिसिएशन राइट टू एम्प्लॉइज एज पार्ट ऑफ देयर पे पैकेज whereby the employees will become entitled to future cash payment rather than an equity instrument. ठीक है, उसको कैश पेमेंट मिलेगी। कितनी कैश पेमेंट मिलेगी? जितनी उसकी एप्रिसिएशन होगी, based on the increase in the entity share value from a specified level a specified period of time. तो इतने पीरियड में इतनी बढ़ेगी। मैं कहूँ 2 साल में इतनी बढ़नी चाहिए, 3 साल में इतनी बढ़नी चाहिए, तो जितनी बढ़ेगी उतनी दूंगा। तो एक स्पेसिफाइड टाइम होगा, उस स्पेसिफाइड टाइम में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर जाएगी तो हम कहेंगे आपको देंगे। हमने कहा जी हम 100 है, अगर 150 से ऊपर चले गई तो हम आपको देंगे। इस हमने एग्जांपल ली, हमने कहा इसकी वैल्यू 150 होगी तो 50 से दूंगा, लेकिन मैं इसको कहता अगर इसकी वैल्यू 150 हो गई तो मैं 10 दूंगा। कुछ भी कर सकते हैं कि इस एक लिमिट ले सकते हैं, यार इस लिमिट तक पहुंच गई, 150 तक पहुंच से ऊपर जितनी भी गई मैं दे दूंगा। तो कुछ भी हो सकता है वो। अभी वैल्यू 200 हो जाएगी तो 150 से ऊपर 50 की मैं 50 दूंगा, अगर 175 हो गई तो 150 से ऊपर 25 की मैं 25 दूंगा। तो वो आप जो कंपनी जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि उसको कितना देनी है। इमीडिएट रिकॉग्निशन, कैसे इमीडिएट? द एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज सर्विस रिसीव्ड एंड लायबिलिटी टू पे दो सर्विसेज एज एम्प्लॉय रेंडर सर्विसेज। जैसे जैसे सर्विस देता रहेगा हम उसको साथ साथ उसकी वो ऐसा एप्रिसिएशन राइट की लायबिलिटी बुक करते रहेंगे। Some share appreciation rights vest immediately. The employee are not required to complete a specific period of service to become entitled to cash. तो अगर immediately हुआ तो आज उसका आज ही उसका सारा कैश पे कर देंगे आप। In the absence of evidence to the contrary, the entity must presume that the service rendered by the employee in exchange for share appreciation rights have been received. The entity must recognize immediately the service received and the liability to pay. Recognition of over the period. Some share appreciation schemes do not vest until the employee completed a specified time period. The entity must recognize the service received and liability to pay them as the employee render services during the period. Measurement कैसे करेंगे इसकी? The liability is measured initially at each reporting date until settled at the fair value of the appreciation right. This is done by applying the option pricing model, taken into account the term and condition on which the share appreciation rights were granted and the extent to which the employee have rendered the service to date. If the share appreciation rights granted are conditional upon the employees remaining in the entity's employ for the next 3 years and the employees have completed only 1 year services at the reporting date, the entity must measure the fair value of the liability at the reporting date and multiplying the resulting amount by 1/3. ठीक है जी। तो आप पहले साल पूरा निकाल लेंगे, उसको आप जो है 3 पे बैठ करके 3 साल की जो है वो एक्सपेंस बुक कर लेंगे। न्यूमेरिकल करते हैं जी इसका। कहता है जी आज जो है क्लोजिंग क्या है उसकी 31 दिसंबर है, जनवरी 1 पहले साल है, जनवरी 1 है। क्या हुआ जी? ही ग्रांट 100 कैश शेयर परचेज राइट्स 500 प्राइस। तो हर एम्प्लॉय को हम जो है वो 100 देंगे ग्रांट की। ईच ग्रांट इज कंडीशनल, कंडीशन क्या है कि वो 3 साल तक जो है वो हमारे साथ रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद जनाब उसने उसके 3 साल की जो है एक्चुअल लीव्स इन द ईयर उसने दी हुई हैं और एस्टिमेटेड फर्दर लीव्स इन द फ्यूचर। the entity estimates the fair value of share appreciation right at the end of each liability उसने दी हुई है कि हर साल के एंड पे जो उसकी फेयर वैल्यू हमारे पास क्या होगी। 31 दिसंबर ईयर 5 में क्या हुआ? एम्प्लॉइज हैड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स टू रिसीव द कैश। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एंड हुज इंटरेस्ट डज नॉट इज एज फ्लोज। वो कहता कौन कौन से जनाब? नंबर ऑफ ग्रांट, नंबर एट द ग्रांट डेट, ग्रांट डेट पे कितने भाई थे? 500 थे। पहले साल कितने जाएंगे? 20 जाएंगे। दूसरे साल कोई नहीं जाएगा, तीसरे साल कोई नहीं जाएगा, चौथे साल कितने जाएंगे? 40 जाएंगे। टोटल कितने जाएंगे? 60। और इतने प्राइस जो है हमारे पास
जो ये स्कीम को अडॉप्ट करेंगे। हमने पहले साल क्या गैस किया कि इतने बंदों को हमें पैसा देना पड़ेगा, दूसरे साल हमें इतने बंदों को पैसा देना पड़ेगा, और तीसरे साल जो है वो हमारा एक्चुअली आ जाएगा और हमें इतने बंदों को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब पहले साल क्या होगा, देखिए जी आपके पास कितने प्राइस है, 414 प्राइस से आपने कहा था। ठीक है, 440 ये रहा पहले साल के एंड पे, कितने 440 है, दूसरे साल के एंड पे 420 है। तो पहले साल के एंड पे हमारे पास कितने बंदे होंगे, 440 आएंगे। हमने एक बंदे को कितने पैसे देने हैं, 100 ऑप्शन देने हैं, 100, और एक ऑप्शन की प्राइस कितनी है, 15 है। उसको नंबर ऑफ ईयर पर डिवाइड करें, 1/3 करें, और आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, यही बात हुई थी ऊपर हमारी। हमने कहा था कि 100 हम एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 100 कैश शेयर एप्रिसिएशन और 500 रिप्लाईज। ठीक है जी, और इसकी फेयर वैल्यू क्या है, 15 रुपये। ठीक है जी, तो 100 ऑप्शन हमने दी 15 रुपये के हिसाब से, 440 रिकॉर्ड, और उसका पीरियड कितना है, ये 3 साल की अमाउंट आ गई ना। ये जो अमाउंट आई ये 3 साल की आ गई। हमें चाहिए फर्स्ट ईयर की, तो हम उसको 1/3 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 साल की आपकी प्राइस आ जाएगी। सेकेंड ईयर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, रह जाएंगे 420, ऑप्शन 100 है। अब यहाँ पे प्राइस जो है आपकी 18 रुपये हो गई है। यहाँ पे देखें शेयर प्राइस इसकी 18 रुपये हो गई है। ये देखें, ठीक है जी, इसको टोटल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 2 साल की आएगी अक्यूमुलेटेड, पहले साल की माइनस करेंगे तो सेकंड ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा। इसी तरह तीसरे साल में हमारे पास एक्चुअल प्राइस कितने रह गए, 425 रह गए। 100 ऑप्शन देनी थी, 3/3 किया, टोटल अमाउंट आ गई, पिछले साल की माइनस की, और करंट साल का एक्सपेंस आ गया। ये पिछले साल का हमने माइनस किया इसमें से। अब क्या हुआ, उसने क्या कहा आपको, उसने कहा कि जनाब, कहता है on 31st December at 5 the employee had not exercised their right to receive the cash। 5 साल तक उन्होंने भी राइट्स को अडॉप्ट ही नहीं किया। अब क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि 5 साल तक उन्होंने उन्होंने राइट्स लिए ही नहीं, लोगों ने पैसे लिए नहीं। तो जब लोग पैसे नहीं लेंगे तो हम लाइब्रेरी को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है जी, हम 4 साल का निकालेंगे, नंबर ऑफ प्राइस हमारा सेम है, हम 4 साल का खर्चा निकालेंगे, फिर हम 5 साल का खर्चा निकालेंगे, और आपकी लाइब्रेरी जो है वो उस तरह जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जब तक ये लोग लेंगे नहीं। जब ये पेमेंट चली जाएगी तब लाइब्रेरी खत्म होगी। अभी क्वेश्चन के दोस्तों उसने कहा है कि 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने जो है ना राइट्स लिए नहीं है। जब राइट्स ले लिए हैं तो आप लाइब्रेरी को इंक्रीज करते रहेंगे हर साल। द लाइब्रेरी इज ड्यूज एज अ कंपनी पे आउट कैश टू एम्प्लॉइज हु एक्सरसाइज द राइट। जब तक ये राइट एक्सरसाइज नहीं होंगे लाइब्रेरी कम नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि वो सेटलमेंट कब हुई है, तो यहाँ तक वो लाइब्रेरी को जनरेट करता रहा है। और लाइब्रेरी जनरेट कैसे होगी, फे वैल्यू पे जनरेट होगी, और पेमेंट कैसे होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू पे पेमेंट होगी। कहता है 31 दिसंबर क्लोजिंग है, ईयर 1 में क्या हुआ, 100 ऑप्शंस हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसकी लीव्स कितनी है, उन्होंने लीव्स दी हुई है 7, फेयर वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि सेटलमेंट, पिछले क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी थी तो वो पे नहीं कर रहा था, अब उसको इंट्रिंसिक वैल्यू दी है, वो पे करेगा। अब इसको देखिए ट्रीटमेंट कैसे होगा। कहता है कैश इम्प्लाई कैश इन दियर शेयर एप्लीकेशन राइट एज फ्लोज। उसने कहा तीसरे साल में 100 एम्प्लाइज ने लिया, चौथे साल में 125 एम्प्लाई ने लिया, और 5वें साल में 200 एम्प्लाइज ने लिया। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 200, 425 एम्प्लाई, इस तरह जो है उसने पेमेंट की उसकी। अब उसने देखे तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल पेमेंट की है, तो तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल की इंट्रिंसिक वैल्यू उसने दी हुई है। तो पेमेंट जो होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से होगी। ठीक है जी, अब देखें, ये तो सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले साल का खर्चा कैसे बुक किया इसने, ये सेम पहले पिछला क्वेश्चन ही है। तो 3 साल तक का खर्चा बुक हुआ इसका, चौथा साल
क्या हुआ, पेमेंट हुई। कितनी पेमेंट हुई जनाब, उसने कहा 125 एम्प्लॉय जो है वो 100 ऑप्शन लेंगे, कितने के रेट से लेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 22 रुपए से लेगा। चौथे साल क्या हो रही है, पहली पेमेंट हो रही है, तीसरे साल, सॉरी तीसरे साल पेमेंट हो रही है। पहले तीसरे साल की पेमेंट होगी, 100 एम्प्लॉइज 16 रुपए के हिसाब से पेमेंट लेंगे। तो थर्ड ईयर में जाके अब देखें, थर्ड ईयर में उसने कहा 100 एम्प्लॉइज ऑप्शन 16 रुपए के हिसाब से पेमेंट लेंगे, तो ये पेमेंट यहाँ से माइनस हो जाएगी। बस ये देखिए, उसके बाद आप चौथे साल तीसरे साल का खर्चा निकालेंगे फेयर वैल्यू पे, और जो बैलेंस होगा ये बैलेंसिंग की फिगर आपकी जो है यहाँ पे P&L को चार्ज हो जाएगी। तो ये आपका पिछले साल का ओपनिंग आया, ओपनिंग लायबिलिटी आई, ये आपने क्लोजिंग लायबिलिटी कैलकुलेट की अपना फार्मूला लगा के, और ये आपने पेमेंट निकाली, इंट्रिंसिक वैल्यू से पेमेंट किया आपने। अब जो बाकी फिगर बच गई बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंसिंग फिगर आप P&L से क्लोज कर देंगे। तीसरे साल आप जाएंगे, चौथे साल आप जाएंगे, चौथे साल हमने क्या कहा, चौथे साल हमने कहा जी 125 बंदे जाएंगे, उनका रेट कितना है, 22 रुपए। तो चौथे साल में 125 बंदे जाएंगे, उनका रेट क्या है, 22 रुपए। ये पैसा आपका कैश चला जाएगा, कैश पे हो जाएगा। ये आपका ओपनिंग लायबिलिटी था, ये आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली फार्मूले से, ठीक है, सेम फार्मूला जो पहले यूज करते हैं। बैलेंसिंग फिगर पे क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर आपका P&L में जाएगा। इसी तरह लास्ट ईयर में जाएंगे आप, लास्ट ईयर में जो है वो आपके 200 एम्प्लॉय जो है वो 24 रुपए का एंट्रेंसिक वैल्यू है इसकी, पेमेंट हो जाएगी, और इसका बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, लायबिलिटी कुछ नहीं, सारी 100% पे हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये उसने आपको टेबल बना के दे दिया कि उसने किसने उसको पेमेंट की। अच्छा, जब कहता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग कंडीशंस, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग कंडीशंस की आप देखें ट्रीटमेंट कैसे होती है। Like equity settled share-based payment, cash settled share-based payment can also be conditional upon vesting conditions, market conditions, and non-vesting conditions, non-market conditions. Non-vesting conditions shall not be taken into account while estimating the fair value of cash settled share-based payment by payment date. वो कहता है जनाब नॉन वेस्टिंग जो है वो तो डेफिनेटली लेनी नहीं है आपने, उसको आप छोड़ देंगे। Be taken into account by adjusting the number of awards, including in the measurement of liability arising from the transactions. The entity shall recognize the amount of goods and services received during the vesting based on the best estimate of the number of awards are expected to vest. In subsequent information, indicate that the estimate needs to be revised. The entity must revise it and the number of award must be adjusted. तो आपने हर साल जो है लाइब्रेरी देखनी है, लाइब्रेरी के हिसाब से हम देखना है कि अगर लाइब्रेरी कम बुक की हुई है तो हमने ज़्यादा कर देनी है, ज़्यादा बुक हुई तो कम कर देनी है। कहते हैं आप शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विद कैश अल्टरनेटिव, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है किसके पास है, या तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगी, या कंपनी के पास ऑप्शन होगी कि वो शेयर में दे दे या वो कैश में दे दे। फिर क्या होगा जी, कहता सम एंटिटीज शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स गिव द काउंटर पार्टी और द एंटिटी, ठीक है, या सप्लायर जो आपका काउंटर पार्टी है या एम्प्लॉय आपका काउंटर पार्टी, उसको या एंटिटी अपने पास रखे द राइट टू चूज टू रिसीव कैश इंस्टीड ऑफ शेयर ऑप्शंस इंस्टीड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑप्शंस। वो कहता है कि या तो एक्सरसाइज कर ले, शेयर ले ले, या चाहे तो वो कैश ले ले, दोनों ऑप्शन उसके पास है। तो वो आपको बताएगा कि एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, एट द एंड ऑफ द स्कीम वो क्या करेगा। The standard contain different accounting methods for cash settles and equity settles, share-based payment in transactions where there is a choice to settle. It is necessary to determine which accounting method should be applied. This depends on whether the counterparty has choice of settlement और entity। और वो कहता है ये डिपेंड करता है कि चॉइस किसके पास है, या तो चॉइस जो है वो काउंटर पार्टी जो है आपका सप्लायर या एम्प्लॉय होगा उसके पास ऑप्शन होगी, या वो ऑप्शन जो है वो एंटिटी ने अपने पास रखी होगी। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं कि काउंटर पार्टी जो है उसके पास ऑप्शन है। जब ऑप्शन काउंटर पार्टी के पास है तो फिर क्या होगा, द एंटिटी बाय ग्रांटिंग द काउंटर पार्टी अ राइट टू चूज द सेटल of share-based payment transactions, either a cash or issuing
equity instrument has in fact granted compound financial instrument. वो कहता है कि ये आपने जो ऑप्शन जो है अगर काउंटर पार्टी को दे दिया है, सप्लायर को दे दिया है या एम्प्लॉयर को दे दिया है, तो इट मींस क्या है, ये जो है ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. In a financial instrument that includes both debts and equity component, thus the counterparty has the right to pay cash with option to take shares. The entity must measure the fair value of the compound financial instrument at the grant date, identify the value of both the component, the good or services received or acquired in respect of each component of the compound financial instrument are accounted for separately. For debt component, the goods and services acquired and the liability to pay for those goods and services are recognized as they are supplied in the same way as other cash settled share-based payment transactions. For the equity component, if any, the goods and services received and an increase in the equity are recognized as they are supplied the same way as equity settled share-based payment. ठीक है, लाइबिलिटी पोर्शन जो है उसको तो कैश सेटल्ड है, जो इक्विटी पोर्शन है उसका कहते हैं इक्विटी सेटल्ड है. Transactions where the fair value of goods and services is measured directly. डायरेक्टली क्या होती है, डायरेक्ट मेथड होता है कि आप गुड एंड सर्विसेज की वैल्यू पे जो है ट्रांजेक्शन को मेजर करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड. दिस कैटेगरी विल नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शंस विद इम्प्लाइज, तो ये सप्लायर के साथ ही होगा. द इक्विटी कंपोनेंट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द डेब्ट कंपोनेंट एट द डेट when the goods and services are received. तो किस डेट पे होगा, जिस डेट पे गुड एंड सर्विस रिसीव होगी उस डेट की जो गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू होगी उस पर आप ट्रांजेक्शन करेंगे. इन अदर वर्ड द इक्विटी कंपोनेंट इज द रेजिडुअल अमाउंट. ठीक है, जो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया था ना, उसमें हमने क्या कहा था कि लायबिलिटी जो है एडवर्टाइजमेंट से आप जो है निकाल लें, टोटल वैल्यू आपको पता है, जो डिफरेंस होगा आपका इक्विटी होगा. यहाँ पे वो ये कह रहा है लायबिलिटी वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर लें, फेयर वैल्यू आपको पता है, जो डिफरेंस आएगा वो आपकी इक्विटी होगा. The liability and equity component are measured at the date the goods and services are received for transactions where the debt method applies. Therefore, there is no subsequent remeasurement of the equity component. So further goods and services are received. However, the liability component is measured as it usually linked to share value will be changed. ठीक है, इक्विटी को हम चेंज ही करेंगे और लायबिलिटी को हम चेंज करेंगे. डेट ऑफ सेटलमेंट में क्या होगा, द लायबिलिटी रीमेजर्ड एट द फेयर वैल्यू एट द, जब जिस दिन सेटलमेंट होगी हम उसको लायबिलिटी को रीमेजर करेंगे, कितना पे करना है उसको. इफ द एंटिटी इश्यूज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू सेटल्ड इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू इक्विटी. वो कहता है जनाब आपने कहा उस डेट पे क्या हुआ, द एंटिटी ने क्या किया, इशू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उन्हें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया, तो आपने क्या करना है कि जितनी लायबिलिटी बनी थी वो सारी आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे एज अ कंसिडरेशन फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ से आप जो है वो इक्विटी इशू कर देंगे. इफ द एंटिटी पेज कैश सेटल्ड इंस्टेड ऑफ इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, द एंटिटी एनी equity component previously recognized remains in equity, the entity is allowed to recognize transfer within equity, transfer from one component of equity to another equity. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि वो हमसे कैश मांग रहा है या हमसे वो शेयर मांग रहा है. अगर वो हमसे लाइबिलिटी कैश मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम सारी की सारी लाइबिलिटी बनाएंगे और लाइबिलिटी को पे कर देंगे. लेकिन अगर वो शेयर मांग रहा है तो शेयर क्या करेंगे, सारी सारी लाइबिलिटी उठा के हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ से उसको शेयर इशू कर देंगे. न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा. कहता है एक्स लिमिटेड जो है 31 दिसंबर उसका क्लोजिंग है. ईयर वन में क्या हुआ, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन, उसने मशीन परचेज की जिसकी फेयर वैल्यू 5 लाख थी, तो कमोडिटी आ गई, गुड्स आ गई. The contract for the purchase of the machine allows the supplier to choose whether to receive payment 30,000 ordinary shares और कैश. उसने कहा 30,000 उसको जो शेयर मिलेंगे या कैश मिलेगा इक्वल टू वैल्यू ऑफ 40,000 ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. वो कहता है या तो आप 30,000 शेयर ले लो या आप करो कैश ले लो, लेकिन कैश क्या होगा, वो 40,000 इंटू मार्केट प्राइस इंटू फेयर वैल्यू, जो वैल्यू बनेगी उसको आपको कैश दे देंगे. इन आइदर केस द पेमेंट विल बी मेड ऑन 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर ये वन पे आपको पेमेंट होगी. अब क्या हुआ, आज क्या वैल्यू है शेयर्स की, आज 15 रुपये है, 12 रुपये शेयर की वैल्यू है, 30 जून को ये हो गई और आपकी 31 दिसंबर पे ये वैल्यू हो जाएगी.
ट्रांजेक्शन कब सेटल होनी है? 31 दिसंबर को सेटल होनी है। तो 31 दिसंबर को जो सेटल होनी है वो इस डेट पे शेयर सेटल होनी है। हमने कहा जी कि आपने अगर कैश लेना है तो वो कैश कितना है? 40,000 शेयर है। ठीक है जी। तो अगर मैं लाइबिलिटी जो आज जनरेट करूंगा, आज आज जनवरी है, जनवरी में मैं क्या करूंगा? जनवरी में शेयर प्राइस क्या है? 12 रुपए है। 12 रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, तो मेरी लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी। और मुझे मशीन की वैल्यू कितनी है? 5 लाख है। तो डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर क्या है? वो आपका इक्विटी बन जाएगा। ठीक है जी। ये सारी थ्योरी उसने बात की थी कि आप क्या करेंगे, आप लाइबिलिटी पोर्शन जो है वो निकालेंगे और फेयर वैल्यू आपको दी हुई है, तो बैलेंस होगा वो आपका रेजिडुअल वैल्यू होगी, वो आपकी इक्विटी बन जाएगी। 30 जून को क्या हुआ? 30 जून को मार्केट प्राइस जो थी वो उसकी इंक्रीज होके 15 रुपए हो गई। तो लाइब्रेरी को हम डिस्टर्ब करेंगे, लाइब्रेरी चेंज करेंगे, लाइब्रेरी अब ज्यादा पे करनी पड़ेगी। 12 रुपए से हमने बुक की थी, अब वो 15 रुपए हो गई है। तो अब 15 रुपए लाइब्रेरी को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है जी। तो आप डिफरेंस जो है उसको आप इंक्रीज कर देंगे और पी एंड को चार्ज कर लेंगे। लाइब्रेरी अब आपकी इक्वल हो गई। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? आपने 13 रुपए के साथ पे करना है, लेकिन आपने 15 के हिसाब से बुक की हुई है, तो लाइब्रेरी को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 13 रुपए से आपने उसको कम करना है लाइब्रेरी को, और पी एन को आपने चार्ज कर देना है, पी एन को इनकम में आपने चार्ज कर देना है। अब लाइब्रेरी जो है वो 13 रुपए के हिसाब से आ गई। अब क्या होगा? अगर वो कैश सेटल कहता है तो आपका लाइब्रेरी पड़ी हुई है पूरी, अब लाइब्रेरी पे कर देंगे। ठीक है जी। और अगर वो इक्विटी सेटल कहता है आपको, तो लाइब्रेरी को आप ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी में, और वहां से आप उसको शेयर इशू कर देंगे। ठीक है जी। तो लाइबिलिटी जो आपकी जनरेट हुई थी, या तो वो कैश से खत्म हो जाएगी या वो इक्विटी से खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और उसको इक्विटी जो है आप जो है वो पूरी यहाँ से पे कर देंगे। इतनी इक्विटी यहाँ से पे हो जाएगी आपकी, और आपकी ओपनिंग इक्विटी आपने ट्रांसफर की थी, बाकी यहाँ से पे हो जाएगी आपकी, और आप उसको शेयर इशू कर देंगे। ट्रांजेक्शन यूजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आपको गुड्स की जो, जैसे हमें पिछले पिछले क्वेश्चन में हमें पता था मशीन हमने ली 5 लाख की, लेकिन अगर आप उसको मशीन पे वैल्यू नहीं करना चाहते तो आप उसको शेयर की प्राइस में वैल्यू करेंगे। ठीक है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, कि आप अपने शेयर्स की वैल्यू पे ही मशीन की वैल्यू लगाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक करेंगे, अजान हो गई है।
चलिए जी, ये खत्म हो गया। अब हमने क्या कहते हैं, हम इंटेक मेथड पे देखेंगे। दिस कैटेगरी गुड इंटरेक्शन विद एम्प्लॉइज, ये जो है कैटेगरी जो होते हैं एम्प्लॉइज के साथ भी होती है। द डेब्ट कंपोनेंट एंड द इक्विटी कंपोनेंट आर मेजर्ड सेपरेटली। द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट in the is the sum of fair value of the two component. Share-based payment transactions in which the counterparty has choice to settle are often structured so that the fair value of one settlement. तो ऐसा क्लास चल रही है, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें। कहते जनाब, दोबारा पढ़ लेते हैं यहाँ से। Share-based payment transactions in which the counterparty has choice to settle are often structured so that the fair value of one settlement alternative is the same of the other. For example, one, the counterparty might have the choice to receive share options or cash settled shares appreciation rights. In such case, if the fair value of the equity component is zero and hence the fair value of the combined financial instrument is the same as the fair value of the debt component, this is because the fair value of equity component must take into account the fact that the holder of forfeit the right to receive the cash in order to exercise the options. न्यूमेरिकल से देखते हैं, खत्म हो जाएगा जी। 31 दिसंबर क्लोजिंग है उसका। क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ग्रांटेड शेयर बेस्ड कंपोजिशन ऑफ 600 एम्प्लॉइज हैं उसके। ईच एम्प्लॉई हैज एन ऑप्शन टू सेलेक्ट 200 शेयर्स। 200 शेयर्स उसको, अगर वो इक्विटी लेगा तो 200 शेयर मिलेंगे। और कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश इक्विवेलेंट जो है वो 200 शेयर्स हैं। कितने उसकी है, तो सॉरी सर 3 साल है, ठीक है जी। द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट वर एज फॉलोज। इक्विटी कितनी है उसकी, 3 है, 3 है, लाइबिलिटी 15 है, और टोटल किया उसका, टोटल उसका 18 है। पहले साल में क्या होगा जी, पहले साल का ईयर आएगा तो क्या होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की कितनी होगी, ये 20 रुपए होगी। एक्सपेंस कैसे बुक होगा, आपने कहा देखें जी 75% जो है उस उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जो है 75% जो है एम्प्लॉय जो है वो स्टे करेंगे। तो टोटल प्राइस 600 है, उसका 75% ले लिया। 200 शेयर हमने देना है, मार्केट प्राइस क्या है 20 है, और 1/3 उसको एक साल का खर्चा निकालने के लिए 1/3 कर देंगे। पहला साल हो गया खत्म। ईयर 1 एक्सपेंस री इक्विटी, इक्विटी में कितना जाएगा, उसने कहा जनाब ईयर 1 पे क्या हुआ, ये बैलेंसिंग पे कैसे निकाली उसने, उसने कहा क्लोजिंग निकाले आप कितनी, इक्विटी क्लोजिंग कितनी है 75%, 203 रुपए के हिसाब से इक्विटी जो है वो 3 रुपए की है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगी आपकी, ये सेम रहेगी। लाइबिलिटी पोर्शन जो है ये आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा 8 दफा, ठीक है जी। तो इक्विटी पोर्शन जो है आपका 3 रुपए के हिसाब से आप चार्ज करेंगे पहले साल। दूसरे साल जाके देखें जी, देखिए सेम 3 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्विटी पोर्शन जो होता है, हमने हम पहले बात करके आए हैं कि इक्विटी पोर्शन जो है वो आपका चेंज नहीं होता, उसमें सिर्फ ये परसेंटेज चेंज हो रही है। ये जो प्राइस है ये सेम रहेगी। तीसरे साल देखें, तीसरे साल भी आपके ये प्राइस सेम रहेगी। तो इक्विटी वाला पोर्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, सिर्फ क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है उसको आप रिकैलकुलेट करेंगे, बाकी आपकी प्राइस सेम रहेगी। लेकिन जो लाइबिलिटी पोर्शन है वो आप क्या करेंगे, मार्केट के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। पहले साल में आपने कहा इसका रेट कितना है 20 है, दूसरे साल में रेट कितना लगेगा, और लाइबिलिटी कितनी बुक हुई है 6 लाख, दूसरे साल में रेट कितना लगेगा वो आपको बताएगा। उसने कहा रेट जो है 25 हो गया है, तो अब ये 25 लगेगा। टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, ओपनिंग 6 लाख हमने लगाया था, 6 लाख माइनस कर देंगे, करंट साल की आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इक्विटी को एडजस्टमेंट डाल देंगे बीच में, अब बैलेंसिंग की फिगर जो है वो आप पी&एल को चार्ज कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसी साथ तीसरे साल जब जाएंगे तो प्राइस 30 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 30 लग जाएगी। टोटल लाइबिलिटी आ गई, ओपनिंग माइनस करें करंट ईयर का आ जाएगा, इक्विटी डालेंगे, बैलेंस फिगर आएगी, बैलेंस फिगर जो है आपकी वो पी&एल को चार्ज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है आप सारी एंट्रीज जो है इसकी एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जो है वो पास करें।
आगे वो कहता है ये अगर चॉइस जो है वो किसके पास हो, अगर वो चॉइस जो है एंटिटी के पास हो। अभी हमने क्या देखा, हमने कहा चॉइस किसके पास थी, आपकी काउंटर पार्टी के पास थी। तो आपने इसकी ट्रांजेक्शन कैसे की, अब चॉइस किसके पास है। चॉइस वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर चॉइस जो है वो एंटिटी के पास है तो एंटिटी को डे फर्स्ट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको एट द एंड ऑफ द डे शेयर देने हैं या कैश देना है। तो जो वो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से वो उसकी काउंटिंग करेगा। ये सिंपल है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है द एंटिटी मस्ट डिटरमिन वेदर इट हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू सेटल द कैश और अकाउंट फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट अकॉर्डिंगली। तो वो उसको डिसाइड करना है, आज ही डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है, उसको कैश सेटल करना है या उसको इक्विटी सेटल करना है। द एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू सेटल द कैश इफ द चॉइस of settlement in equity instrument has no commercial substance, if the entity has a past practice or status policy of setting cash। तो कहता है उसको देखे उसकी पास पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से करना है, या स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ कि एंटिटी डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है, उसके हिसाब से वो बुक कर लेगी। वे देयर इज नो ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, तो वो इक्विटी शेयर होगा, इक्विटी सेटल होगा। वे द ऑब्लिगेशन डज नॉट एग्जिस्ट, the entity must account for the transaction according to the equity settled share based transaction. In this case, the entity may still decide to settle in cash at the settlement date. If the entity elects to settle in cash, the cash payment is accounted for as the repurchase of the equity। तो यहाँ पे उसने पहले डिसाइड किया था कि वो इक्विटी सेटल करेगी, लेकिन बाद उसने कैश दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी ही इक्विटी को परचेस कर लिया as a relation of equity। If the entity elects to settle issuing equity instrument, no further accounting is required। तो वो तो पहले ही ऑलरेडी ये अकाउंटिंग करता हुआ आ रहा है कि इक्विटी सेटल्ड है, तो फर्दर अकाउंटिंग नहीं होगी। There is a special rules to amend the above where the entity elects to settle alternative with higher value, high fair value as at end of the as at the date of settlement। If this is the case, the entity must recognize an additional expense। तो वो कहता है अगर आपका एक्सेस कम हो गया तो आप ज्यादा बुक कर लें और पीएनएल को चार्ज कर दें। If cash paid is greater than the fair value of the shares that could be otherwise have been issued in settlement, the difference will be charged to profit and loss account। If the shares are issued in settlement and they have fair value greater than the cash alternative, तो वो आपको क्या करेगा, पीएनएल को चार्ज कर देगा। ठीक है जी, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। 31 दिसंबर अन्य का है, 1 जनवरी को क्या हुआ, उसने कहा जनाब कि उसके 1200 प्राइस को देगा, कितने देगा, ही पेड 200 शेयर्स, और कैश इक्विवेलेंट क्या है, वो भी 200 शेयर्स है। 3 साल का उसका पीरियड है। ठीक है जी, उसने कहा जनाब कितने वेस्ट होंगे, उसने कहा जी 80% चांस है, 90% चांस है, और एट द एंड ऑफ द आपको पता है कितने प्राइस, 1000 प्राइस जो है वो बाकी बचे। टोटल हमने कितने एक्सपेक्ट किए थे, हमने एक्सपेक्ट किए थे 1200, लेकिन तीसरा साल के एंड में जो है वो 1000 ही बचा है। तो पहले साल में हमने क्या किया कि हमारे चांसेस क्या है, 80% जो है वो लोग नहीं होंगे, हमने सॉरी 80% अवेल करेंगे। फिर हमने कहा नहीं, दूसरा साल का हमने कहा 60% 90% अवेल करेंगे, और फाइनली जो है 1000 ने अवेल किया। फेयर वैल्यू उससे दी हुई है 3 सालों की, फेयर वैल्यू लाइबिलिटी में इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, पहले साल में क्या होगा, आपने कहा जी 80% चांस है। ठीक है जी, 80% चांस था पहले साल, तो आपने क्या किया, 80% के हिसाब से उसको इम्प्लाइज को कैलकुलेट किया, 200 शेयर देंगे, 17 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है, ये दी हुई है। तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई, पहले साल की क्लोजिंग लाइबिलिटी बन गई आपकी। ठीक है जी, दूसरे साल क्या हुआ, आपने कहा 90% लेंगे, 200 शेयर, 16 रुपये उसका रेट है, और ये उसकी लाइबिलिटी बन गई दूसरे साल की, पहले साल की माइनस की तो करंट ईयर का एक्सपेंस आ गया। और तीसरे साल 1000 प्राइस आएगा और मार्केट रेट क्या है, 15 है, तो तीसरे साल आपका क्या हो जाएगा, 1000 एम्प्लॉई आ जाएगा, 200 शेयर लेगा, 15 मार्केट डेट है, और आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई, ओपनिंग माइनस करेंगे करंट डेट की आ जाएगी। ठीक है जी, अब अगर लाइबिलिटी सेटल है, लाइबिलिटी कैश सेटल है, तो कैश में लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी, और अगर इक्विटी सेटल है तो लाइबिलिटी जो है वो इक्विटी से क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी सेटलमेंट जो है या तो कैश में हो जाएगी या आपकी इक्विटी में हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी आप देख लीजिएगा कि सिंपल है क्वेश्चन। चले जी, ये स्टैंडर्ड जो है हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। आगे डिस्क्लोजर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतनी खास चीज़ नहीं है बताने वाली। तो ये चैप्टर हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह
क्लोज हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी। हमने शायद ये कंसोलिडेशन है, तो ये हम बाद में करेंगे कंसोलिडेशन के साथ। वैसे ऑलरेडी ये जो लेक्चर है ना, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है लेक्चर इस पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम जाएंगे लेक्चर नंबर 14 पे। ठीक है जी, वो बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं कोई पास पेपर पे चलते हैं, इसके पास पेपर देखते हैं। ठीक है जी, हम इसके IFRS 2 के जो है आई कैप के जो पास पेपर्स हैं वो हमने जो है वो सिलेक्शन की हुई यहाँ पे। तो इसको जो है हम यहाँ से आज ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर है 1A, पेपर है दिसंबर 2018 में। इस पे मेरा मार्कर नहीं चल रहा, जो PDF नहीं है। इसको मैंने PDF तो किया भाई, PDF में तो आया नहीं। 1 मिनट है, इस पे मुझे देखना, मेरा मेरा पेन नहीं इस पे चल रहा। इसमें PDF है ये। ट्रांसलेट करूँ क्या करूँ इसको? एक मिनट सर देना, मैं इसको फाइल को देखूँ। फाइल जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। एक मिनट दे जरा मुझे।
चलो जी, जरा फाइल गलत फाइल अटैच हो गई थी, अभी सही है। चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो जी फर्स्ट में करने लगे हम दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1A। क्या कहते हैं जनाब, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसको रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट द अमाउंट recorded in respect of share options of CL financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2014, 15, 16 और 17। ये जो है आप हर साल की जो है इसकी आप बता दें कि आपने कितनी जो है वो अमाउंट जो है वो बुक करनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता हूँ 1 जनवरी 2004 को क्या हुआ। 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, ये 1 जनवरी 2014 को स्टार्ट हो रहा है। द CL ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 50 एग्जेक्टिव ऑफ द CL फॉर द शेयर ऑफ 1000 पर शेयर। उसने कहा जनाब आपके 50 एग्जेक्टिव हैं और उसको हम क्या देंगे, उसको 1000 शेयर जो है पर एग्जेक्टिव हम लोग उसको ग्रांट करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इंफॉर्मेशन क्या है, कहता है द शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एंड बिकम एक्सरसाइजेबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। 3 साल का है। द एग्जेक्टिव रिमेन इन सर्विस टिल द वेस्टिंग डेट। CL शेयर प्राइस इंक्रीज 1500 पर शेयर। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मार्केट कंडीशन है, ठीक है जी। तो जो मार्केट कंडीशन होती है उसको हम जो है वो कहते हैं कि मार्केट कंडीशन में बात क्या की थी हमने, बात ये की थी कि मार्केट कंडीशन होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो इनबिल्ट होती हैं फेयर वैल्यू में, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये मार्केट कंडीशन है और इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम इसका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी जब हम शेयर प्राइस में फेयर वैल्यू जो सेटल की है उसमें इसका इफेक्ट आ गया है, तो इसको जो हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जिसको इग्नोर कर देंगे, ये मार्केट कंडीशन है। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसका इफेक्ट ऑलरेडी जब मार्केट प्राइस फेवरली ली गई है वहां पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके कहता है द एग्जेक्टिव्स विल रिसीव 4000 शेयर्स इफ एवरेज एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द वेस्ट पीरियड इज एट लीस्ट 900 मिलियन। वो कहता है अगर आपका 900 मिलियन पीरियड प्रॉफिट होगा तो आपको कितना वेस्ट करेंगे, आपको 4000 ऑप्शन मिलेंगे। However, if the average gross profit exceed 1000 million, each executive would entitle 6000 शेयर ऑप्शंस। तो वो कहता है अगर आपका प्रॉफिट जो है 1000 से बढ़ गया तो आपको जो है 6000 जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। और 1 जनवरी 2016 में क्या हुआ, CL एक्सटेंडेड द वेस्टिंग पीरियड। उसने कहा हो वेस्टिंग पीरियड जो एक्सटेंड कर दिया 2017 तक। आपने वेस्टिंग पीरियड कितना लिया था, आपने कहा था 2004 में शुरू होगा और 3 साल का पीरियड था। तो हमने कहा था 2014, 2015 और 2016 में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1 साल इंक्रीज कर दिया, 2017 में इंक्रीज खत्म होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि सर देखें अगर आप ये जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं स्कीम के अंदर वो इम्प्लाइज की फेवर में है कि इम्प्लाइज की फेवर में नहीं है। तो हम देखते हमने कहा यार पीरियड आप एक्सटेंड करोगे तो ये इम्प्लाई की फेवर में नहीं है। तो जब ये इम्प्लाई की फेवर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे कि ये इम्प्लाई की फेवर में नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि इम्प्लाई की फेवर में नहीं था मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैं इसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा अपने क्वेश्चन में। एंड रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस टू 900 पर शेयर। और उसने कहा जो उसकी एक्सरसाइज प्राइस है वो रिड्यूस कर ली, उसने वो रिडक्शन कर दी है, तो ये उसकी मॉडिफिकेशन है। On 1 January 2016, the fair value of the share options was 580 of original share granted before taking into account the repricing and 710 reprice share। उसने क्या किया, उसने कहा ये मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन क्या हुई, इसको दोबारा पढ़ाइए, इसको जरा आप पढ़े दोबारा, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। ये मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या थी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडिफिकेशन। हमने मॉडिफिकेशन क्या कहा था, हमने कहा था देखिए मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आप एक एक स्टेज पे जाके आपकी प्राइस गिर जाती है। जब प्राइस आपकी गिरती है तो आप क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज प्राइस को कम करते हैं तो आपकी एक आपका उछाल आता है, आपकी प्राइस जो है वो जो है उसके रिएक्शन के तौर पे बढ़ती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। वो कहता है प्राइस गिरी, कितनी गिरी, प्राइस गिरी उसकी 580,
ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको ऑप्शन को जब थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया तो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर 710 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन में ये हुआ कि 710 से प्राइस इंक्रीज करके 580 से इंक्रीज करके 710 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन की वजह से मुझे जो लॉस हो रहा है कंपनी को वो 130 का हो रहा है। तो ये फर्दर लॉस हो रहा है जो हमें बुक करेंगे। एक तो हमारा ओरिजिनल प्लान चल रहा है उसको हम चलने देंगे, फिर हम कहेंगे हमें मॉडिफिकेशन से हमें क्या हुआ, हमें मॉडिफिकेशन से 130 का लॉस हुआ। तो वो 130 का जो लॉस है वो हम अगले 2 सालों में बुक करेंगे, हमने 2016 और 2017 में। ठीक है, तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो ओरिजिनल ट्रीटमेंट चलेगा हमारा और एक मॉडिफिकेशन का होगा, हम देखते हैं कैसे करना है। उसके बाद उसने बना के एक टेबल बना के दिया हुआ एम्प्लाइज का कि एम्प्लाइज कैसे कैसे काम करेंगे। और उसके बाद फाइनली वो कहता है एट द ईच ईयर एसएल एस्टिमेटेड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर ईयर would approximately the same as the current year. अच्छा जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या पढ़ा पाएंगे, इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर आप पढ़ा पाए बात करें। उसने कहा पहले साल जनवरी है आपका स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। इस साल के एंड पे क्या हुआ, उसने कहा इस साल के एंड पे हमने क्या कहा, एग्जेक्टिव इन एम्प्लॉयमेंट कितने हैं आपके पास 47 है। एग्जेक्टिव एक्सपेक्टेड टू लीव द ड्यूरिंग द ईयर कितने जाएंगे, 8 चले जाएंगे। तो ये अगर मैं माइनस कर दूं 8, अगर ये 8 में माइनस कर दूं इसमें से, ठीक है जी, तो कितने रह जाएंगे, 39 एम्प्लॉइज जो है मेरे पास पहले साल रह जाएंगे। दूसरे साल मैंने कहा जी 44 एम्प्लॉय में थे, 4 चले जाएंगे, 4 में माइनस कर दूं इसमें से, तो इस साल 40 रह जाएंगे। फिर मैंने कहा 43 हैं, 43 में से 2 चले जाएंगे, तो इस साल जो है 41 का जो है नंबर आ जाएगा। और आखिरी साल तो 42 रह गए हैं, तो 42 के 42 ही मेरे पास बाकी रह गई, नंबर प्राइस सेटल हो गई। हमने हर एक्सपेक्टेड प्राइस जो थे कितने होंगे हर साल की स्कीम में वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जनाब वो कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है उसका, वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 940, 820, 1217 और 1070। अब हमने इसकी बेस में क्या करना है, प्रॉफिट की बेस में देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे। यहाँ हमें कहा, उसने कहा जितने 4000 शेयर आपको मिलेगा जब आपका प्रॉफिट 900 होगा, और आपको 6000 शेयर मिलेगा जब आपका प्रॉफिट 1 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो यहाँ मेरे पास प्रॉफिट कितना है 940, 940 है। तो इस यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगी, यहाँ पे मुझे मैं कहूँगा मुझे 4000 मुझे जो है वो ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है 820, और मुझे कब मिलनी है, मुझे 900 मिनिमम चाहिए, और ये कितना है, ये कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, आगे मुझे अपना प्रॉफिट 1206 हो गया, तो यहाँ मुझे 6000 ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे भी मुझे 6000 ऑप्शन मिलेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मोर देन 1000 मिलियन है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया कि हमने कैसे ऑप्शंस निकाली। यहाँ पे हमने इस पैरे की मदद से निकाला कि हमें कितना शेयर्स मिलेगा हर साल, तो हमने बेस किया अपने प्रॉफिट पे, तो नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास आ गए। उसके बाद देखा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर दी हुई है और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दी हुई है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको इस तरह ये चीज़ें आपको जो है डिस्टर्ब करने के लिए दी जाती हैं, हमारा जो लिंक होता है वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से होता है। ठीक है जी, तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर जो है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमें धोखा देने के लिए क्वेश्चन में दी गई है, हमें इससे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको चाहिए, ये इक्विटी सेटल्ड है। इक्विटी सेटल्ड में क्या होता है, हमेशा हमें सिर्फ एक ही प्राइस चाहिए होती है, बाकी प्राइस से हमारा कोई लिंक नहीं होता। इसको भी आप काट दें, आपको कंफ्यूज नहीं। लाइबिलिटीज में आपको हर साल की जो है शेयर प्राइस चाहिए, लेकिन इक्विटी सेटल में आप जो है ग्रांट डेट पे जो आपकी डेट होती है जो फेयर वैल्यू होती है, आप वही फेयर वैल्यू हर जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी प्राइस जो हमें नहीं चाहिए हम काट देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी, हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं, यही वर्किंग कर लेते हैं। पहला साल इसका कब आएगा, पहला साल इसका आएगा 2014 में। 2014 में आपके पास कितने प्राइस हैं, मैं बल्कि मैं साथ ही कर लेता हूँ, 2015 और 2016, 3 साल जाएगा। फिर एक 3 साल की है ना, ऊपर में लिखा था, ये देखिए जरा 3 साल का है, ओरिजिनल कितना है 3 साल का है, तो 3 साल जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ प्राइस हमने कैलकुलेट किए हैं,
पहले साल कितने हैं 39, 40 एंड 41। ठीक है जी, तो एम्प्लॉइज कितने हैं 39, 40 और 41। ऑप्शन कितनी है ऑप्शन हमने कहा पहले 4 है, नील और 6000, तो मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय नील मल्टीप्लाई बाय 6000। प्राइस सेम है सबकी 600 600 600। ठीक है जी। पीरियड 1/3 2/3 3/3। ठीक है जी, सिंपल है यहाँ तक, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी, पहले साल आ जाएगी आपकी 3000 31 बिलियन 200,000। ठीक है जी। तो ये आपका ये कॉस्ट टू डेट है, ये कॉस्ट टू डेट है, ये अकोमोडेटेड है ना, कॉस्ट टू डेट है ये। ठीक है जी। और आप क्या ये ईयरली कॉस्ट यहाँ पे आपकी पहले साल तो वही आ जाएगी 1/3 है ना ये। उसके बाद यहाँ पे आपका नील आएगा क्योंकि यहाँ पे नील है। अब क्या होगा, आपका यहाँ पे आपकी प्राइस कितनी है एकोमोडेटेड कितनी है नील है, लेकिन आपने ऑलरेडी पिछले साल बुक की हुई है तो वो रिवर्स हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बन जाएगी, वो P&L में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। और तीसरे साल जो आपकी वर्किंग आएगी वो आपकी आ जाएगी 154 800, ये आपका बाय चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ था, मॉडिफिकेशन को अब हम मॉडिफिकेशन हमने क्या कहा था मॉडिफिकेशन में, हमने कहा जनाब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मॉडिफिकेशन कब जाएगी 2016 और 2017 में जाएगी। ठीक है 2 साल में जाएगी क्योंकि 1 जनवरी को आपने मॉडिफिकेशन किया ना, तो 2 साल में आएगी। तो पहले दूसरे साल में एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, आपके एम्प्लॉयज कितने हैं 41 और यहाँ पे कितने हैं 42। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज कितने हैं 2016 एंड 2017, यहाँ कितने आपके 41 है और यहाँ पे कितने 42 हैं। ठीक हो गया जी। आपको ऑप्शन कितनी मिलनी है यहाँ पे, ऑप्शन आपको मिलनी है, आपने कैलकुलेट किए हैं 6,000। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी 6,000, यहाँ मिलेगी 6,000। प्राइस कितनी है इसकी, प्राइस कितनी है मॉडिफिकेशन की, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 130। ठीक हो गया जी। तो इसकी प्राइस कितनी होगी 130 130 1/2 2/2, तो ये आ जाएगी 15,990, ये सेम बाहर चली जाएगी। ठीक है जी, दो अलग से अलग कॉस्टेज निकलेंगी आपकी और ये आ जाएगी आपकी 32,760। इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 16,770। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन का एक अलग सिस्टम हमने कैलकुलेट किया और जो ओरिजिनल प्लान था उसको हमने जो है वो अलग प्लान किया। अब हमारा क्वेश्चन आता है जी 2017 क्वेश्चन नंबर 6 जी सर। एवरेज नहीं करना प्रॉफिट को, क्या करना है, क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन नहीं था जिसमें एवरेज कर लेते थे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट को। हाँ तो ये P&L से क्लोज हो जाएगा ना, आप लाइब्रेरी जनरेट करेंगे, लाइब्रेरी क्रेडिट करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे, इसकी एंट्री पास होगी ना, P&L डेबिट हो प्रॉफिट जाएगा। प्रॉफिट नहीं आ रहे जो शेयर, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं पर ये प्रॉफिट में उसमें लेस जो है ना, ये शेयर तो लॉस आ रहा है ना आपको। शेयर शेयर ऑप्शन ले रहे हैं 4,000 और 6,000, हाँ जी हाँ जी, इसमें जो प्रॉफिट एक था पिछले लेक्चर में ये एवरेज जो कर शेयर लेते थे ऑप्शन आप ले रहे नेक्स्ट, हैं ये प्रॉफिट के बेस पे ले रहे हैं ना आप। उसमें एवरेज नहीं करना था, इसमें 940 है, अगले में 820 है, जिसमें वो नील तो की आपको है। प्रॉफिट है ना, वो तो P&L है, उसने आपको ये कहा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, हमने इसको लिया है, ये चीज देखें, ये चीज क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर आपका ये कंडीशन है, उसने कहा अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 900 मिलियन या से लेके 1,000 मिलियन तक होगा तो आपको 4,000 शेयर मिलेंगे, और जब आपका प्रॉफिट जो है वो 1,000 मिलियन या से ज्यादा हो जाएगा तो आपको 6,000 शेयर मिलेंगे।
ये किफो में कंडीशन है आपकी। तो वो बता रहा है आपने कंडीशन का मेट की, आपने पहले साल आपने क्या कहा, आपने कहा हमारा प्रॉफिट जो है 940 मिलियन होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे 4000 शेयर मिलेगा। दूसरे साल मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 820 मिलियन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 900 मिलियन की है। तो 900 मिलियन से अगर नीचे मैं प्रॉफिट दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा यहाँ पे नील होगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ, ये जस्ट आपकी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन से आपने क्या कहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। इस प्रॉफिट को आपने अपनी सोचने में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। जैसे पिछले लेक्चर में था वो एवरेज कर लेते थे परसेंटेज को। एवरेज कर लेते प्रॉफिट को। नहीं, लास्ट ऐसा नहीं था, में प्रॉफिट को अभी 18%। प्रॉफिट को हमने कहीं पे भी एवरेज नहीं किया। हमारे शेयर लेकिन बेस्ड वो पेमेंट के अंदर परसेंटेज थी वो। वो परसेंटेज थी, वो इम्प्लाइज की परसेंटेज थी, कि इम्प्लाइज जो है सही। वो कितने परसेंट नहीं होंगे, वो इम्प्लाइज पे लगी थी। अच्छा अच्छा। उसने कहा था जी आपके आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके जो है वो, हमने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास जो है ना 1000 एम्प्लॉई है। हमने कहा हमें चांसेस किया कि 80% रहेंगे, बाकी 20% छोड़ के चले जाएंगे। तो वो 80% था। ठीक है जी। उसमें एवरेज कर लेते थे हाँ जी, हाँ बाकी जी, वो साल। उसको एम्प्लॉइज को हम निकालते कितने परसेंट लोग रह जाएंगे, वो कुछ और चीज थी। सही थी। चलो जी, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं जी, क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, क्या है, डिस्कस। कहता है जनाब, डिस्कस how these transactions should be recorded in RL book of accounts for 31 दिसंबर कि 31 दिसंबर 2017 की जो है हमने जो है वर्किंग करके देनी है, कि उसमें उसको उसको कितना बुक करना है। कहता है 1 जुलाई 2017 को काम शुरू किया इसने। कहता है आर एल ऑफर्ड 1000 शेयर्स, कितना उसने ऑफर किया, उसने कहा 1000 शेयर्स ऑप्शंस में दूंगा, ऑफ ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कितने उसके 500 है। द ऑफर इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 साल की उसने का कंडीशन है जनाब, 5 साल पूरे करेंगे आप। Service from the date of the offer given, the award options would depends on attainment of following additional condition. Conditions क्या है जनाब इसकी, वो कहता है जनाब कंडीशन नंबर 1, एवरी सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 years जो है वो इतनी होनी चाहिए। वो कहता है एवरी सेल जो है आपके अगले 5 साल में, यानी कि पूरे 5 साल की जो सेल होगी उसको जमा करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 300 मिलियन आना चाहिए। उसके एट द एंड ऑफ द 5th ईयर क्या होगा, द शेयर प्राइस जो है वो 200, तो ये मार्केट कंडीशन है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं जी मार्केट कंडीशन जो है उसको चाहिए नहीं हमें। तो ये जो है ये इसका इफेक्ट कब आता है, इसका इफेक्ट जो है जब उसने फेयर वैल्यू ली होगी तो उसने इसका इफेक्ट डाल दिया होगा। मार्केट कंडीशन जो होती है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं, आप सिंपल जहन में ये रखें। होता ये है, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो कहता है जब ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू जब कैलकुलेट होती है तो उसमें से इसका इफेक्ट डाल देते हैं। तो लिहाजा इसको बाद में आपको इसको जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना आपको। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। कहता है ये मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस ग्रांटेड वो जो दी हुई है, उसने कहा विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव कंडीशंस, हमें नहीं चाहिए, हमारा कोई लिंक नहीं। वो कहता है दोनों कंडीशंस को उसने देखा ही नहीं है और मार्केट प्राइस बना दी है, तो देखना चाहिए। टेकिंग इन अकाउंट ओनली कंडीशन 1, नहीं कंडीशन 1 नहीं चाहिए, कंडीशन 2 को भी देखना है, क्योंकि कंडीशन 2 जो है वो तो उसका इफेक्ट ही मार्केट वैल्यू में आएगा। टेकिंग इन अकाउंट ओनली कंडीशन 2, ये भी नहीं चाहिए आपको। तो आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो 36 वाली चाहिए सिर्फ। ठीक है जी, सॉरी, कंडीशन 2। ठीक है जी। तो आपको कौन सी चाहिए, आपको टेक इन अकाउंट ओनली कंडीशन 2। कंडीशन 2 जो है उसका इफेक्ट जो है मार्केट का वाला इफेक्ट जो है, वो इफेक्ट जो है आपकी फ्रेज वैल्यू में पड़ेगा। ये जो हमने इग्नोर किया, हमने इसको इग्नोर क्यों किया, इस कंडीशन को हमने कहा कि इसका इफेक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पे ले लिया है हमने। तो वो वाली मार्केट प्राइस चाहिए जिसपे इस पे जो है इफेक्ट हुआ हुआ है कंडीशन 2 का, और वो कौन सी है, वो 38 है। तो हमारे क्वेश्चन में जो यूज होगी वो 38 यूज होगी। तो बाकी हमें नहीं चाहिए, हमने काट दी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड, सेल प्राइस। अब उसे सेल दी हुई है, उसने कहा 2017 की जो सेल है वो 210 है। ठीक है जी। तो अगर ये 210 जो है मेरा ईयर 1 है, ठीक है जी, तो उसके बाद क्या कहता है वो 20% से इंक्रीज करता है। इसको मैं 20% से इंक्रीज करूंगा 5 साल तक का। ठीक है, जिसको इंक्रीज करो 20% इंक्रीज किया इसको 252, फिर 20% इंक्रीज किया 302, फिर इसको 20% इंक्रीज किया 362, फिर इसको इंक्रीज किया 436। इन सबको जमा कर लें आप, पांचों को आप जमा करें तो वो आ जाएगा 5
1526, इसको 5 पे डिवाइड कर दे, इसकी एवरेज आ जाएगा, ये आ जाएगा 312। ठीक है जी, और हमारा हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 300। इसका मतलब है कि हमने कंडीशन मीट कर ली। ठीक हो गया जी, कंडीशन हमारी मीट हो गई है, इसका मतलब है जब कंडीशन मीट हो जाएगी तो हमें ये ऑप्शन मिलेगी, हमें 1000 शेयर मिलेगा। उसके बाद कहता है जनाब द शेयर प्राइस वाज 160 पर शेयर। ये कब की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ईयर एंड की दे रहा है, ईयर एंड पे उसकी प्राइस जो है 160 हो गई है। इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हमने तो ग्रांटेड वाली प्राइस जो है 38 उसी को यूज करना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द एम्प्लॉइज वुड लीव बिफोर, उसने कहा 15, अब देखो 15% यहाँ पे आ गई है कि 15% एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 85% जो है एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए हुए हैं 500, इसका हम 85% ले लेंगे, तो वो हम जो है इतने बंदे जो है हमारे पास ऑप्शन वो शेयर लेके जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए परसेंटेज इस्तेमाल हुई है, इसका कोई लिंक नहीं है आपके जीपी से। ठीक हो गया जी, यहाँ बना लेते हैं जनाब। होगा क्या, आप शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होगी, उसने कहा जी आपके पास 500 एम्प्लॉई है, उसमें से 85% जो है आपके पास रहेगा एंड तक, तो ये आपका आ जाएगा 425। राइट, कितने ऑप्शन आपने दिए, आपने ऑप्शन दिए 1000 ऑप्शन दिए आपने। ठीक है जी, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, हमने 1000 ऑप्शन दिए है। ओके, प्राइस क्या है जी हमारी 38 प्राइस है ग्रांट डेट पे, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये 16150,000। ये 5 साल का है, 1/5 करेंगे इसको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3230। तो ये आपका आंसर है, ये प्राइस आप चार्ज करेंगे इस डेट पे। ठीक है जी, तो सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर तो उसका एक लाइन में ही है। दिसंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 4 है। रिक्वायरमेंट क्या है जी, कहता जी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑफ जून 30 2016 को इसका जो है वो ट्रीटमेंट देंगे कि उसमें आपको क्या फिगर चाहिए। कहते द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 आर इन द फाइनल स्टेज प्रोविजंस एंड द फॉलोइंग मैटर्स आर कंसीडर्ड। क्या क्या कंसीडर मैटर्स इसके, कहते हैं ऑन जुलाई 2013 को क्या हुआ, एक्स लिमिट्स ऑफर्ड 500 शेयर उसने ऑफर किए 10 मार्केट मैनेजर्स को और 10 बैकअप मैनेजर्स। 5000 शेयर उसको दे, उसे का जो 10 मार्केटिंग मैनेजर है उनको उसको देंगे और 10 बैकअप मैनेजर को देंगे। द ऑफर इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल की जब उसको हमारे साथ काम करें आप। Services from the date of offer given. It was estimated at the time of offer that 2 managers from each department would leave the company before the completion of the 3 year। तो वो कहता है कि हर डिपार्टमेंट से 2 बंदे जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक हो गया जी, द फेयर वैल्यू एट ऑफ आपकी ग्रांट डेट। ठीक है जी, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, 50। तो हमने क्या देखा, हमने कहा 5000 शेयर देंगे हम 10 मार्केटिंग मैनेजर को और 10 बैकअप मैनेजर को, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट किया कि यार 3 साल के एंड तक क्या होगा, दो बंदे जो है वो छोड़ चुके चले जाएंगे। और ग्रांट डेट पर उसने फेवरली दी गई, जो हम ग्रांट डेट की फेवरली ही यूज करेंगे। अदर कंडीशंस उसने कहा हमें क्या है, कंडीशंस स्पेसिफिक टू द मार्केट मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर्स की कंडीशंस क्या है, वो कहता है द मार्केटिंग मैनेजर्स कैन एक्सरसाइज द ऑफर if the profit of the company increase by 10% per annum on average over the next 3 years। वो कहता है प्रॉफिट जो है एवरेज 10% इंक्रीज करे अगले 3 सालों का। द ऑफर कैन बी एक्सरसाइज एट ₹18 पर शेयर एट द कंप्लीशन ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। वो कहता है जो एक्सरसाइज प्राइस है उसकी क्या है, वो ₹18 है। ठीक है जी, ये वो हमें ₹18 कंपनी को पे करेगा तो उसको शेयर मिलेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 2 years इंक्रीज बाय 12%, 10%, ओवर थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 3%। वो कहते हैं पहले साल 12%, अगर इसको आप देखें पहले हुआ 12%, फिर इंक्रीज हुआ 10%, फिर इंक्रीज हुआ 3%। ठीक है जी, तो इसको एवरेज करने के लिए 3 पे डिवाइड करते हैं आप, 3 साल का प्रॉफिट है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो
3.8% हुआ। और आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 10%। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं कंडीशन स्पेसिफिक तो बैक मैनेजर की कंडीशन क्या है? बैक मैनेजर्स कैन एक्सरसाइज द ऑफर इफ शेयर प्राइस, अब शेयर प्राइस क्या होती है? मार्केट कंडीशन है ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय 10% पर एनम इन एवरेज फॉर नेक्स्ट ईयर्स। तो ये मार्केट कंडीशंस है, और मार्केट कंडीशन को हमने क्या किया कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, मुझे इसको पढ़ना ही नहीं दोबारा कभी। ठीक हो गया जी। तो मुझे ये कंडीशन तो मुझे देखनी नहीं है, इसका इफेक्ट तब आता है जब मार्केट वैल्यू ग्रांटेड पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको क्वेश्चन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। द ऑफर कैन बी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है 23 पर शेयर ऑन द कंडीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड। ये एक्सरसाइज प्राइस है जो मैनेजर पे करेंगे, बैकअप मैनेजर पे करेगा। ऑन जुलाई 2013 को द फेयर वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स वाज 30 पर ऑप्शन, टेकन इनटू अकाउंट द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी दैट द एनएसएससी शेयर प्राइस ग्रोथ विल बी अचीव्ड। उसने कहा इसकी ग्रांट डेट क्या है? इसकी ग्रांट डेट, इसकी वैल्यू जो है वो 30 रुपीज पर शेयर है। अब कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2016 क्या हुआ था? शेयर प्राइस डिक्लाइन, शेयर प्राइस डिक्लाइन कर गई। कंसिडरेशंस, अब उसने कितना एक्सरसाइज प्राइस कितनी है उसकी? 23 रुपए है, उतना दिखेगा यहाँ पे। एक्सरसाइज प्राइस उसकी 23 रुपए है, और मार्केट प्राइस कितनी है? 30 रुपए। ये इस डेट पे है। ठीक है, हम मॉडिफिकेशन देखना है हमें। हमने कहा 23 रुपए का, जो 30 रुपए का शेयर है वो 23 रुपए में खरीदेंगे, 7 रुपए का बचत होगा, फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ 2017 क्या हुआ? प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर गई। मॉडिफिकेशन शेयर प्राइस ऑप्शंस बैकअप मैनेजर्स बाय रिड्यूसिंग द एक्सरसाइज प्राइस। उन्होंने कहा कि चलो मैं एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 10 रुपए का देता हूँ, जो पहले 23 रुपए थी। जब वो एक्सरसाइज प्राइस को 23 रुपए कम करेगा तो क्या होगा? जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो कितनी इंक्रीज हो गई? द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इमीडिएटली बिफोर आफ्टर रिडक्शन प्राइस 5 to 40, वो कहता है 14 रुपए से वो 5 रुपए से 14 रुपए में चलेगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपको इसमें फायदा हो गया 9 रुपए का, एम्प्लॉय को 9 रुपए पर शेयर फायदा हुआ और कंपनी को लॉस हो गया। ये मॉडिफिकेशन हुई है, इसको बोलेंगे ये मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। तो मॉडिफिकेशन क्या हुई? एक्सरसाइज पे जो 23 रुपए थी उसको मैंने 10 रुपए किया, तो जो मेरा शेयर 5 रुपए का आ गया था 30 रुपए से, वो इंक्रीज करके 14 रुपए में चला गया। इसका मतलब है कंपनी को 9 रुपए का लॉस हो गया। तो इसको हम 9 रुपए का जो है मॉडिफिकेशन ट्रीट करेंगे। उसका कहता है तीसरा अपॉन 30 जून 2015 देयर वाज नो चेंज इन द एस्टिमेट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैनेजर लीव द कंपनी। कहता है नंबर ऑफ कितने बंदे छोड़ के जाएंगे? हमने कहा था 2 बंदे छोड़ के जाएंगे। ठीक है ना, जब मैंने स्टार्ट में कहा था ये 2 बंदे, ये ये ठीक है 2 मैनेजर छोड़ के जाएंगे। लेकिन उसने कहा मैनेजर तो सेम रहे, लेकिन लेकिन जो बैकअप मैनेजर है उसमें उसने कहा प्रॉब्लम हो गई है। उसमें क्या हुआ? हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 30 द मैनेजर्स लेफ्ट कंपनी 2 फ्रॉम मार्केटिंग एंड 1 फ्रॉम बैकअप। उसने कहा 2 तो छोड़ के वहां से मार्केटिंग गया, लेकिन उसका 1 छोड़ के गया है। तो यहाँ से 2 छोड़ के गए आपको, तो यहाँ से 1 छोड़ के गया। हमने एस्टिमेट क्या किया था? 2 छोड़ के जाएंगे। ठीक है जी। तो टोटल हमारे 3 बंदे छोड़ के गए। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसका आंसर जो है हम जो है वो अलग अलग करते हैं, कि पहले हम देखते हैं इसके साथ मैनेजर के साथ क्या हुआ। पहले हम मैनेजर की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे मैनेजर की, ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे अलग अलग। मैनेजर में क्या हुआ जी? हमने कहा था कि जनाब भाई साहब आप क्या करें, आप प्रॉफिट लेके आए। कितना प्रॉफिट लेके आए? 10% लेके आए। ये बात हुई थी ना मैनेजर की। कंडीशन क्या लगाई थी कि 10% एवरेज प्रॉफिट लेके आए। लेकिन भाई साहब कितना लेके आए? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई कोई एक्सपेंस बुक होने वाला नहीं है, हम उसको ऑप्शन देंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारी कंडीशन ही मैट नहीं की। ठीक हो गया जी। तो ये बात कब की हुई आपकी? 2016 में। तो 2016 में हमने क्या किया? हमने कोई एक्सपेंस जो है वो बुक नहीं किया, क्योंकि उसने कंडीशन ही मैट नहीं की। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा? ये स्टार्ट कब हुआ था पीरियड? 30 जून 2016, राइट। जुलाई 2014,
और 2015। अब देखें इसके पीरियड देखें, ये स्टार्ट हुआ 2013 में, तो पहला कब बना होगा, जो पहला कब बना होगा, पहला बना होगा इसका 30/6/2014, ठीक है ना जी। यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2013 में स्टार्ट हुआ, तो जून 2014 में पहला साल खत्म हुआ, फिर दूसरा साल कब खत्म हुआ, जून 2015 में, और तीसरा साल इसका खत्म हुआ जून 2016 में। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कब पता चला, ये मुझे पता चला 2016 में। मुझे यहाँ पे पता लगा कि यार ये तो कंडीशन ही मैच नहीं हुई। अब जब मेरे 2014 और 2015 के अकाउंट बने होंगे तो मैंने एक्सपेंस बुक किया होगा, वो एक्सपेंस मैं रिवर्स कर दूंगा 2016 में। तो 2016 में मैं एक्सपेंस तो कोई बुक नहीं करूंगा, लेकिन पिछले जो 2 साल के एक्सपेंस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ आई बात। तो वो हम देखते हैं कि हमें कितना एक्सपेंस रिवर्स करना है। ठीक है जी। तो मैनेजर ने क्या किया, इसका मैं 2014 और 2015 का एक्सपेंस जो है वो मैं रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि कितनी ऑप्शंस देंगे हम, हमने कहा ऑप्शंस मिलेंगी 5000। ठीक हो गया जी। कितने हमारे मैनेजर होंगे, 10 मैनेजर थे, जिसमें हमने कहा 2 जो हैं वो चले जाएंगे छोड़ के, 8 रह जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई थी ना, ये 2 लिखा हुआ। ठीक है जी। और प्राइस कितनी है इसकी, हमने ऊपर प्राइस इसकी ली थी, हमने यहाँ पे भी दी थी ग्रांड रेट पे 32। सॉरी, यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी, 18। ये इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू बनेगी। हमने कहा ये 50 रुपये इसकी शेयर वैल्यू है, 18 रुपये वो हमें देगा, तो 32 के हिसाब से उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है ना। जब ऑप्शन की वैल्यू नहीं दी होगी तो हम उसको इंटरेस्टिंग वैल्यू पे चार्ज करेंगे। इंटरेस्टिंग वैल्यू कैसे देख लेगी, फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो यहाँ पे हम कहेंगे 32 के हिसाब से इसकी एक्सरसाइज प्राइस आएगी। और ये कितने साल का है, ये 2 साल का, ठीक है 2 साल का है ना ये, तो 2 साल 2/3 कर देंगे, तो ये आपकी फिगर आ जाएगी 853333। तो ये आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये मैनेजर वाला काम तो खत्म हो गया। अब हम दूसरा काम करते हैं, बैकअप मैनेजर कितने हैं। अब बैकअप मैनेजर की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जनाब टोटल कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें 3 साल की। यहाँ तो हमारी कंडीशन मेट हो गई थी, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगा, हमारा 2014, 15 और 16, 3 साल की इसके निकालेंगे। यहाँ कितने बंदे हमारे पास, 5000 शेयर देंगे हम। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, हमने कहा 10 बंदे होंगे। 10 में से कितने बंदे छोड़ के चले जाएंगे, हमने कहा था 1 बंदा छोड़ के चला जाएगा, तो 1 माइनस कर दो तो टोटल 9 हो गए। ठीक है जी। तो इसकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है, वो 30 उसने दी हुई हमें। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसकी प्राइस दी हुई है। ये देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन हमने कहा था लेंगे, अगर ऑप्शन नहीं होगी तो इंटरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हमें, तो हम इसकी ऑप्शन ही यूज कर लेंगे। ठीक है जी, 9 बंदे 30 रुपए के हिसाब से। और ये कितने साल का एक्सपेंस है, ये 3 साल के निकालना है, क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो 3/3 करेंगे तो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा 1350,000। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन की हुई है 9 रुपए की, उस 9 रुपए का मॉडिफिकेशन का अच्छे अलग इसका इफेक्ट डाल दें। तो मॉडिफिकेशन क्या होगी, 5000 ऑप्शन हमारे पास है, राइट। कितने बंदे हमारे पास, अब हमने कितना कहा, 10 में से कितने छोड़ के जाएंगे, 2। ठीक है जी, 9 रुपए के हिसाब से 2/3, 2 साल की मॉडिफिकेशन है, तो ये आपका आ जाएगा 8 लाख। 405, ये टोटल आपका आ जाएगा 1755। मॉडिफिकेशन जनाब इसकी 5000 शेयर है, 9 बंदे, सिर्फ 9,
मतलब 3/3। ठीक हो गया जी। अब आप इसमें एक चीज और देखें कि इसमें कोई रिडक्शन हुई है। उसने कहा कि यहाँ पे इसने कहा था आपको, इसकी जो प्राइस थी वो यहाँ पे इसने आपको कहा था अच्छा ठीक है, तो ये आपकी आ गई, ये 3 साल की कॉस्ट आ गई। इसमें से अगर आप पिछले 2 साल की निकाल देंगे तो आपकी जो है वो करंट ईयर की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें पिछले 2 साल की माइनस कर देते हैं इसमें निकाल के हम, तो हमें पिछले साल की जब माइनस करेंगे तो करंट आ जाएगी। ठीक है जी। पिछले 2 साल का इसका निकाल दें आप साहब, 2014 और 2015 की कॉस्ट बनाए इसकी। आपने कहा 5,000 एम्प्लाई है। पिछले सालों में क्या हुआ था, पिछले सालों में हमने कहा था, देखिए जी आपको हमने कहा एक बंदा एक्स्ट्रा छोड़ के गया, तो ये आपको तीसरे साल पता चला था। तो पहले 2 सालों में कितने पता था आपको कि 2 बंदे छोड़ के जाएंगे, तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है जी। और 30 उसका उसका रेट क्या 30 था, जरब 2/3, तो ये आपके आ जाएगा 8 लाख। ये आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो है तीसरे साल की कॉस्ट निकल आएगी 2016। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपने ये एकोमोडेटिव निकाली पहले 17,55,000, उसमें से पिछले 2 सालों की माइनस कर दें, पिछले 2 सालों के माइनस कर देंगे तो आपकी जो करंट साल की है, करंट ईयर की जो कॉस्ट है वो आपकी आ जाएगी। एक मिनट यहाँ पे ना, मॉडिफिकेशन जो है वो लास्ट स्टेज में हुई है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं। ठीक है जी, ये ऐसे आए। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बेसिकली डुप्लीकेट हुआ है, ये हमने पहले पीछे कर दिया है, तो ये दो दफा कॉपी हो गया था, इसको मैं पीछे हमने पिछले ऊपर मैंने करा दिया है क्वेश्चन। अब ये जनाब आपका आखिरी क्वेश्चन आ गया है, जून 2022 में ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। कहता था फॉलोइंग आर द डिटेल फॉर फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ पीएल ऑन 1 जनवरी 2021 को क्या हुआ, पीएल अप्रूव्ड अ शेयर बेस्ड स्कीम्स ऑफ द एम्प्लॉइज हु हैव इम्प्लॉयड 5 इयर्स सर्विस, 5 साल की सर्विस की जनाब। उसके बाद कहता है जनाब, अंडर द स्कीम ईच एम्प्लॉय विल बी इशूड 1000 शेयर, 1000 शेयर को मिलेंगे हर एम्प्लॉय को। पार वैल्यू जो है उसकी 50 होगी एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 3 एग्जेक्टिव ईयर्स, 3 साल तक। देयर आर नो कंडीशन अटैच अदर देन कंटिन्यू सर्विस टिल डेट। सिर्फ कंटिन्यू सर्विस करेगा तो उसको मिल जाएंगे। द ग्रांट डेट जो उसकी फे वैल्यू है वो, उसने उसको टोटल प्राइस जो है नंबर ऑफ एलिजिबल फॉर स्कीम जो है 100 है 1 जनवरी 2021 को। Initially, PL accepted that none of the eligible employees will leave PL during 3 years. However, 5 eligible employees were left in 2021. PL now expect that 4 and 3 employees will be leave. तो ये नंबर उसके एम्प्लॉइज जो है पहले 5 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द ग्रांट डेट पे क्या दी हुई है उसने, 220 दी हुई है, तो हम इसको यूज करेंगे, ग्रांट डेट यूज करते हैं, आपको पता है। शेयर इंक्रीज बाय 200 उससे बारह को लिख रही है। वो कहता है जनाब 31 दिसंबर 2021 को इसकी वैल्यू बना दें, क्या बनेगी, तो फटाफट बना लेते हैं। हमने कहा ये ऑप्शन कितनी है, कितने ऑप्शन मिली हैं उसको, ऑप्शन कितनी मिली हैं उसको, 1000 ऑप्शन मिली हैं। ठीक है जी, तो 1000 ऑप्शन उसको मिली हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन कितनी है, 1000। ठीक है जी। कितने बंदे हैं इसके एम्प्लॉइज कितने हैं उसके पास, उसने कहा टोटल 100 एम्प्लॉइज हैं। 100 में से कितने जाएंगे, 5 एक दफा जाएंगे, 4 एक दफा जाएंगे, 3 एक दफा जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटू इंटू 100 -5 -4 -3, तो ये आपके 88 प्राइस टोटल आ जाएंगे। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रांट रेट में क्या है, फेयर वैल्यू 240 है। कितने साल का एक्सपेंस है, 5 साल पीरियड है, 5 पे डिवाइड करें, 4224,000, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। एंट्री पास करेंगे अगर यहाँ पे, तो पी एंड एल डेबिट हो जाएगा टू शेयर पेमेंट बेस रिजर्व अकाउंट, आपका इक्विटी में जो है वो इस अमाउंट से। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ जनाब आपके सारे पेपर्स पूरे हो गए, पास पेपर पूरे हो गए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ जी। 4 और 3 की प्लस की है।
शिजा साहब आपकी जरा आवाज जरा कट करके आती है, सही आवाज नहीं आती है, क्या कह रहे हैं आप? तो 4 और 3 जो लेस किए हैं एम्प्लॉइज, हाँ देखिए जी, ये 3 साल का है ना, 3 साल का डाटा था ना ये। 22, तो 22 और 23 में नहीं लेस होंगे? ये आप 2021 का बना रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, हाँ मतलब वो आगे हैं, ठीक 5 है ठीक है एम्प्लॉइज, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, वो आपको ये लेस नहीं करने हैं, मैंने गलत कर दिया ये। तो ठीक है सही कह रहे हैं आप। ये जो है ना, ये फिगर गलत हो गई है, ये दोबारा सही होगी। आप सही कह रहे हैं, सही सही। वो हम तो 2021 का बना रहे हैं ना, तो 2021 में कितने गए, सिर्फ 5 बंदे छोड़ के गए हैं, तो इसको आप चेंज कर लें, ये फिगर चेंज हो जाएगी आपकी, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ये तो वर्किंग चेंज हो जाएगी, ये दोबारा कर लेते हैं। आप इसको करेंगे जो है ना, इसको आप करेंगे 95, 95 से करेंगे, सही सही कह रहे हैं। तो 1000 इंटू 95 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 5 जी, पहले साल के साल तो हाँ वो जनवरी 2021, ठीक है। तो ये 456 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है सर, सही कह रहे हैं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? ये ना, ये जो इसमें आपने एवरेज किया था, ये मुझे नहीं समझ आ रही। ये कौन सा जो सर? ये एज नंबर है, पिछले क्वेश्चन में? ये जो आपने पिछले लेक्चर में कराया था, हाँ लेक्चर तो कराया था। एवरेज एवरेज तो अभी इसमें किया नहीं है, वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को परसेंटेज लगाई थी हमने। ये इसमें जो ये सवाल है ना, उसमें आ रहा है एवरेज, बार बार एवरेज कर रहा है। एक मिनट मैं बुक खोल ये लूँ दोबारा। ग्रांट ग्रांट विद अ एक नॉन मिनट मार्केट मैं बुक परफॉर्मेंस। खोल लेता हूँ, मैं जरा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ 1 मिनट, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। अच्छा लेक्चर हम क्लोज कर रहे हैं जी, हमारा चैप्टर सारा खत्म हो गया। किसी के पास क्वेश्चन हो तो वो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं, या आप जो है उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पे कर सकते हैं, या आप लाइव लेक्चर आके मेरे रिकॉर्ड देखें, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें, तो हम आपको आंसर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं जी, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट जो हम जो चैप्टर नंबर 13 के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।